बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 7 मार्च है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, पिछले 12 घंटों में जितनी तेज़ी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आई, इतनी तेज़ी हमने पिछले 3 बरसों में भी नहीं देखी। इससे पहले क्या हो रहा था? ऑपोज़िशन जमातें इकट्ठी होती, तहरीक-ए-तम-ए-तमाद लाने की बातें हो रही थी कि इतने नंबर्स पूरे कर लिए गए, फलाँ से हम राब्ते में हैं, लंदन से क्या डायरेक्शंस आई, फैसला कौन करेगा, और तमाम जमातें यानी ऑपोज़िशन जमातें इस वक़्त एक पेज के ऊपर हैं। बिलावल लीड कर रहे थे, लॉन्ग मार्च को भी और फिर इस सियासी तहरीक को भी लीड कर रहे थे और बहुत सारे कैरेक्टर्स बाहर आ गए। फजल रहमान साहब बार-बार अल्टीमेटम दे रहे थे कि हम 48 घंटों में तहरीक-ए-तम-ए-तमाद ले आएँगे, और फिर 48 घंटे, 72 घंटे और फिर कई दिन गुज़र गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं कि 1-2 दिन में फैसला कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोज़िशन जमातें किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रही थी। और मेरे समेत पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं, वो ये बात कर रहे थे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं, और हम ये कह रहे थे कि नंबर्स पूरे क्यों नहीं हैं? ये भी हो सकता है जो दावा किया जा रहा है, हुकूमत भी उधर से लोगों को तोड़ना शुरू कर दे, और हम आपके सामने अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये सब बातें आपके साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन व्यूअर्स, पिछले कुछ घंटों में सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सियासत के अंदर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, और इस वक्त वही कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हो रहा है। जहांगीर तरीन ग्रुप माजी में एक बागी ग्रुप कहलाता था, फॉरवर्ड ग्रुप कहलाता था, जो टफ टाइम दे सकता था, और जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बिल इसे पास करवाना होता, तो उस वक्त इन लोगों की मीटिंग होती और ये बैठकर फैसला करते हैं जहांगीर तरीन की क़यादत के अंदर कि हमने क्या करना है और क्या आइंदा का लाएमल होगा। लेकिन आज क्या हुआ? इस ग्रुप के अंदर अलीम खान साहब भी जाकर शामिल हो गए, और खान साहब का शामिल होना, अब ये कहा जा रहा है कि अब ये एक बड़ा पावर शो होगा, और ये व्यूअर्स आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये उस दिन ही शुरू हो गया था जिस दिन अलीम खान साहब को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अब आपने दो बातें याद रखनी है। एक, वो जद्दोजहद थी जो अपोजिशन कर रही थी इमरान खान साहब को घर भेजने के हवाले से, और दूसरी, अब ये लोग जो इकट्ठे हो गए और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। बाज लोग ये कहते हैं जो नून लीग के हैं और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये बैठ कर ये कह रहे थे कि इसका भी क्रेडिट हम लोगों को जाता है। मुल्क के अंदर तेल की कीमतें कम हो तो बिलावल क्रेडिट लेते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने तो इसका क्रेडिट भी वो कहते हैं कि ये भी ऑपोजिशन को जाता है। व्यूअर्स, दोनों ग्रुप्स अगर इनके करीबी हलकों से अगर आप बात करें, और जो मैंने कुछ लोगों से बात की, जहांगीर तरीन साहब को दुख इस बात का था कि उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को कायम करने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगाया। वो सब कुछ करते रहे, पैसा इस्तेमाल हुआ, रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, लोगों को इस जमात के अंदर शामिल किया गया। वो मुतादिद बार टेलीविजन पे कह भी चुके हैं कि जनाब, हमने इमरान खान साहब को ये समझाया कि अगर आपने वाकई इक़्तिदार में आना है तो फिर आपको लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। जो उन घोड़ों पर आपको उन घोड़ों को अपने साथ शामिल करना होगा जो रेस के घोड़े हैं, जो राइडिंग हॉर्सेस नहीं है बल्कि रेस के घोड़े जो हैं, उन्हें आपको अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, तभी आप हुकूमत बना सकेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, और किसी लेवल के ऊपर कभी भी किसी भी वजीर ने या फिर इमरान खान साहब के जो बहुत ही करीबी हल्के हैं उनकी तरफ से इसकी तरदीद की गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और व्यूअर्स, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं, जहांगीर तरीन साहब को एक दुख है, और वो दुख ये था कि आपने मेरे ऊपर केसेस किए, ठीक है, आप कर लेते, आपको लगा कि ये शायद बैलेंसिंग एक्ट है जिसका मुजाहरा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन ये कहती थी कि आपने अपने लोगों को छोड़ दिया, आप माफियाज की पुष्ट पनाही करते हैं, चीनी माफियाज, और फिर किस तरह इमरान खान ने अपने आप को जहांगीर तरीन से दूर किया ताकि बैलेंस एक्ट जो है उसका मुजाहरा किया जा सके। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो केसेस आपने मेरे खानदान के खिलाफ बनाए, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। और मुझे दुख इस बात का है कि मेरे साथ, मेरी जात के साथ आप जो कुछ मर्जी करते हैं, लेकिन मैं आपने मेरे खानदान वालों के साथ जो कुछ किया, इसका मुझे दुख हमेशा रहेगा। ये जहांगीर तरीन ने अपने बहुत ही करीबी जो दोस्त हैं, जो हल्के हैं, उनमें ये बात एक दफा नहीं, 1000 दफा जब भी तहरीक इंसाफ की और नए ग्रुप की बात होती है, और तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से बात होती है, और खान साहब की तहरीक-ए-तम-ए-तमाद के हवाले से बात होती है, तो उनके जुबान से जो बात, जो अल्फाज अदा होते हैं, वो ये है कि यार मेरे साथ जो मर्जी कर लेते हैं, लेकिन मेरे खानदान वालों को के साथ जो कुछ किया गया, मुझे इस बात का बहुत दुख है।
अब व्यूअर्स दूसरी तरफ ये तो हो गए जहांगीर तरीन साहब जो उन्होंने बागी ग्रुप बनाया और फिर फॉरवर्ड ग्रुप बनाया, जो भी कुछ भी है। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है अलीम खान साहब का, खान साहब ने आज क्या कहा, मैं इस पर जो इंफॉर्मेशन जो आज उन्होंने बरमला जिसका इजहार किया, ये तो खैर ड्राइंग रूम की बातें हैं, लेकिन जो खान साहब, अलीम खान साहब क्या कहते हैं, अलीम खान साहब ये कहते हैं, और फिर इसके बाद खान साहब क्यों मैदान में उतरे, खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा, और उस खबर का ताल्लुक जो है वो पंजाब के साथ है। अच्छा, वो ये कहते हैं, और पहले ही बता दूं आपको कि इस मीटिंग में जो जहांगीर तरीन के रिहाइशगाह पे हुई, इसमें पंजाब के वज़ीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल भी थे, अजमल चीमा भी हैं, अब्दुल हई दस्ती हैं, लाला ताहिर रंधावा, आसिम नकई, और खैर बहुत सारे नाम जो है इनके साथ वहां पर पहुंचते हैं ताकि एक पावर शो की शक्ल ये इख्तियार कर सकता है। अच्छा, साबिक सूबाई वजीर अलीम खान भी जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंचे। अच्छा, इसमें और कौन कौन लोग हैं? रुकन पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने जब जदोजहद शुरू की थी, मुझ समेत बहुत सारे लोग साथ ही इमरान खान के साथ थे, जिनमें सबसे ज्यादा नुमाया जहांगीर तरीन थे। अच्छा, अब ये जहांगीर तरीन की बात करते हुए अपने दिल का दुख उसका इजहार कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जितना जहांगीर तरीन ने खुद को वक्फ किया, हम सब तहरीके इंसाफ वाले इनके मशकूर और ममनून हैं। फिर ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन से काम क्यों नहीं लिया गया, उनकी अहमियत उनको क्यों अहमियत नहीं दी गई। फिर ये भी कहते हैं कि सियासतदानों अलीम खान ये भी कहते हैं कि सियासत दोस्तों में इजाफे का नाम है, मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े होने का नाम है। मैं जहांगीर तरीन का साथ देने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूं। फिर ये भी उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जदोजहद में जिसका हिस्सा है, इसमें जहांगीर खान तरीन जो है वो सबसे ज्यादा नुमाया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन से वो काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, जो अब आज तक हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। वो तमाम लोग जिन्होंने नए पाकिस्तान की जदोजहद में इमरान खान का साथ दिया, उनको इस पार्टी से दूर जो है वो क्यों कर दिया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कोई और ही लोग होते हैं जो हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं। फिर ये भी उन्होंने कहा कि शायद रुकने असम्बली ये भी कहते हैं कि हम में से किसी को कोई अफसोस नहीं, अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, और उस वो जो जमात है वो तरक्की कर रही है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो हमें शायद इतना दुख ना होता, और लोगों को वो जो उसके समरात थे इस मेहनत के, जो मिलने चाहिए थे, वैसे नहीं मिले। ये बातें उन्होंने मीडिया के सामने कही हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यानी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद आती है तो फिर इसका फैसला जो है हम मिलकर करेंगे कि हमने किस तरह खड़े होना है। खबर ये नहीं है, ये जो मीडिया पर बताई जा रही है खबर ये नहीं है। खबर व्यूज ये है कि खान साहब ने चौधरियों से मशवरा किया, चौधरियों को यकीन दहानी करवाई, और जो उनकी अरेंजमेंट हुई उनसे वादा किया गया है कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा, उस्मान बुज़दार की जगह जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी की जाएंगी, जिनमें से एक डिमांड ये भी है कि जनाब आप हमें वज़ीर आला पंजाब बना दें। अब जब ये खबर खान साहब तक पहुंचती है, यानी अलीम खान साहब तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि यार सारी उम्र कुर्बानियां देकर हम मर गए, खान साहब के साथ जो है साथ हम चलते रहे, और फायदा अब ये इत्तेहादी ले जाएं, एक फितरी चीज है। और ये व्यूअर्स मैंने कई माह पहले ये बात कही थी कि जब जमात जो आपकी पार्टी है, सियासी पार्टी और हुकूमत, जब लोगों के साथ मिलकर बनाई जाएगी तो फिर लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, और जब आप फिर लोगों को, वो लोग जो जिनके हाथों आप ब्लैकमेल होकर उन्हें वजारतें भी दे देते हैं, तो फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपनी पार्टी के अंदर लोगों के, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जब वो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो फिर तरीन ग्रुप भी बनेगा, फिर अलीम खान ग्रुप भी बनेगा, और फिर लोगों को ये जाकर शो ऑफ पावर भी करवाएंगे और बताएंगे कि जनाब हम सब इस वक्त जो है वो इकट्ठे हैं और हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये वो पार्टी नहीं रही जिसका हमसे वादा किया गया था और जिसके लिए हमने कोशिश की। लेकिन असल कहानी ये है कि यहाँ पर अलीम खान को वो अहमियत नहीं मिली जिसका वो ख्वाब देख रहे थे, जिसके बारे में वो समझते थे। और बिल्कुल ठीक है, आपने अगर पार्टी के लिए खिदमत आपकी हों और आप उसके पुराने वर्कर हों और रुकन हों, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उससे फायदा भी उठाएं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है व्यूअर्स कि जब ये अहमियत मुशीरों को मिलना शुरू हो जाए, ब्यूरोक्रेसी में बैठे कुछ लोगों को मिलना शुरू हो जाए, तो फिर दुख तो इस बात का होता है
کہ جناب ہم سیاسی ورکرز ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر باقاعدہ طور پر ناراض کیا جا رہا ہے۔ اب جو مشاورتی اجلاس ہوا اس کے اندر کی کہانی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کیا کیا گیا، اور اب یہ جو میں آپ کو خبر جو میں نے آپ کو دی کہ چودھریوں سے کیا وعدہ کیا گیا، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو اندر باتیں ہوتی رہی مشاورتی اجلاس میں، اس میں انہوں نے کہا کہ بزدار کی تبدیلی سے کم پر بات نہیں ہوگی، یہ اندرونی کہانی ہے جو اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اوپر کوٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے، اور میرے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ کنفرمیشن چودھریوں کو دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور جو آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا کہ 48 گھنٹوں میں فیصلہ کر لیا جائے گا کہ آئندہ کیا کرنا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری گورنر سندھ کے کچھ جو قریبی سورسز ہیں ان سے بات ہوئی۔ اس وقت حکومت مشینری بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو ڈائریکٹ سورس جو ہے اس سے بات نہیں ہو پا رہی، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، جو باخبر ذرائع ہیں، ان کے مطابق ملاقات ہوئی ہے گورنر سندھ کی علیم خان صاحب سے، اور پھر انہوں نے پوری سچویشن کے بارے میں آگاہ بھی کیا اور بتایا بھی کہ جناب آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور رہیں گے، اور آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ ہائی کمان یعنی خان صاحب کے آگے رکھ دیے گئے ہیں، اور پھر اگر آپ مناسب سمجھیں تو خان صاحب سے ایک ملاقات بھی کر لیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شعر ہے نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ خان صاحب مہنگائی کا معاملہ تھا تو تھوڑی سی دیر ہم نے کر دی، اب لوگوں کو منانے کا معاملہ ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت پولیٹیکل اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے، خان صاحب کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مزید دیر ہو گئی تو پھر جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے فیصلے کریں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کو سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے اگر آپ نے اس حکومت کو بچانا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کی کا جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ حکومت کے حوالے سے کیا ہوگا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پوری سچویشن میں جو سب سے زیادہ سکی ہونے والی ہے نا، وہ اپوزیشن جماعتوں کی ہے۔ ہانڈی ایک ہے، کھانے والے کافی سارے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اس سے پہلے فیصلہ یہ کر رہی تھی جو اپنی ملاقاتوں کے اندر کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اس کے بعد کی کیا سچویشن ہوگی، جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو پھر الیکشن کس بنیاد پہ لڑا جائے گا۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ آپ نے تحریک عدم اعتماد کیا اور حکومت گھر چلی جاتی ہے، الیکشن آپ کروا دیں۔ ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی نون لیگ کے خلاف، فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن لڑیں گے ان تمام جماعتوں کے خلاف، تحریک انصاف بھی الیکشن لڑی ہوگی ان سب کے خلاف، تو پھر الائنس کہاں پہ جائے گا؟ پھر دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے جو سچویشن پیدا ہوگی پولیٹیکل، اس میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، اگر حکومت بنتی ہے کون لیڈ کرے گا، وزیر اعظم بننا ہے تو پھر کسے بنایا جائے گا، یہ باتیں سب طے ہو رہی تھی۔ لیکن جب سے پرویز الہی صاحب کا ایک ایپیسوڈ ہوا، پھر اب علیم خان صاحب کا ایک ایپیسوڈ ہو گیا، تو سٹیک ہولڈرز بہت سارے آ گئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ جو فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف کے اندر بنا ہے، کیا یہ اپنی علیحدہ سے کوئی نئی جماعت بنانے جا رہا ہے آئندہ الیکشنز کے اندر؟ کیونکہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ فیوچر میں جو الیکشن ہونے ہیں، یہ تمام لوگ کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اگر یہ نون لیگ کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر اپنا جو الائنس ہے جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں کوئی نئی جماعت کی شکل میں لے آتے ہیں، تو تب بھی انہیں اپنا پولیٹیکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ بنانا پڑے گا، چونکہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے۔ چونکہ اب تک معاملات جو ہیں ان پارٹیز کے اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، لیکن جب آپ عوام کے درمیان جائیں گے تو پھر فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اب ہانڈی ایک تھی، کھانے والے بہت سارے ہیں، آپشن بہت سارے ہیں، اور اب فیصلہ اس بات کا نہیں ہو رہا۔ اسی لیے فضل الرحمان صاحب بار بار تاریخ دے رہے ہیں کہ بہت جلد فیصلہ کر لیں گے، چونکہ پہلے 3 لوگ تھے، یعنی 3 سربراہان تھے، آصف علی زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان اور بلاول، اوبویسلی ایک ہی پارٹی۔ لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ ان لوگوں نے کرنا ہے، ان کا بھی کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے شامل کرنا ہے۔ اور پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید علیم خان کی ملاقات ہو نون لیگ کے اور کچھ لوگوں کے ساتھ۔ پھر ترین صاحب کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں، پیغامات شیئر کیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دیں گے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم کس طرح فیوچر جو ہے وہ پنجاب کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری اطلاعات کے مطابق جہانگیر ترین گروپ یا جہاں تک علیم خان صاحب کا تعلق ہے، یہ اس وقت ایک
अब कश्ती में सवार हो चुके हैं। ये कभी भी किसी के साथ किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे या फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रेशर है, जो माज़ी में भी होता रहा और अब इस प्रेशर को यानी इस पूरी सिचुएशन को अपने हक़ में इस्तेमाल करते हुए अपने जो फ़ैसले हैं, अपने मनपसंद फ़ैसले वो करवाएँगे और जिसमें से प्रायोरिटी नंबर 1 एक है। नंबर 1 जो इनके सामने पहले से भी थी और अब भी है और वो ये है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत को घर भेजना है, उस्मान बुज़दार को माइनस करना है और फिर उसके बाद जो है वो कोई काम जो है वो किया जाएगा। अब देखें इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। उस्मान बुज़दार साहब आपको कहीं नज़र नहीं आएँगे। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो खामोश हैं, कोई बयान जारी नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं किया जा रहा। लेकिन गवर्नर सिंह साहब बहुत एक्टिव हो चुके हैं और लोगों से मिल रहे हैं और कुछ यकीन दहानियाँ जो है करवा दी गई हैं। आइंदा जो 24 घंटे हैं, ज़्यादा दूर नहीं मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं आपको दे रहा, सिर्फ़ 24 आवर्स बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। लेकिन ये मामला अलीम खान, जहांगीर तरीन का आपने इसे अलग रख के देखना है जो मामला अपोज़िशन जमातों का तहरीक-ए-दम-ए-तमाद के हवाले से है। चूँकि दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में नंबर्स की बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप और जो अलीम खान साहब हैं, ये कुछ ना कुछ अपनी शराइत जो हैं, उन्हें हुकूमत के सामने रखेंगे और यकीनन फ़ैसले जो हैं अपनी मर्ज़ी के करवाने में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी हालात को बहुत करीब से देख रही है और इस वक़्त एजेंसीज़ जो हैं वो हर एक से राब्ते में हैं। एजेंसीज़ बातें कर रही हैं, एजेंसीज़ खबरें ले रही हैं, एजेंसीज़ पूछ रही हैं कि अंदर क्या हो रहा है। चाहे वो लंदन में सहाफ़ी हों, चाहे लंदन में लोग हों जो खान साहब के नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीब हैं या दूसरी तरफ लोगों के करीब हैं। लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वक़्त मुख्तलिफ़ कैंप्स की सूरत-ए-हाल क्या है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का सिलसिला जारी है जो शेयर भी किया जा रहा है। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले 24 घंटे पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के लिए, खान साहब की हुकूमत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर। व्यूअर्स कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।